अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करने की। ठीक है, किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। नंबर 1 इन्होंने कहा है कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी हो वो इकोनॉमिकल हो, कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो और टू द पॉइंट हो। ये ना हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को देख रहे हो, ये भी नहीं सही। तो इस तरह से आप अपने आप को ही डैमेज करोगे। दूसरी बात ये है कि सेकेंडली क्या हो कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हो वो मीनिंगफुल हो। आप कोई भी ऐसी चीज़ों को मतलब फिल्म्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन सारी चीज़ों को ही रिलेट कर रहे हो, कोई इससे अलग चीज़ ना लोकेट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो इन्होंने कहा हुआ है कि आपने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है ताकि जो भी टास्क वगैरह में सही तरह परफॉर्म हो। दूसरा ये कि स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ में आपने टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और वही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि आपके काम या आपके प्रोडक्ट या आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उससे रिलेट करती हो या आपके कंपनी ऑब्जेक्टिव से रिलेट करती हो। ऐसा ना हो कि अनरिलेटेड या इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का कोई भी कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई है कि इन्होंने कहा है द मोस्ट एडमायर कंपनी। देखो एप्पल है, अमेज़ॉन है, गूगल है, ये सारी एडमायर इसलिए हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इनको पता है इन्होंने किस तरह से अपने कस्टमर को अपने पास रिटेन करके रखना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने एक कस्टमर के दिमाग में अपनी जगह बनाई हुई है और उन्हें रिटेन किया हुआ है अपनी स्ट्रेटजीज़ के थ्रू। या ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किए हुए हैं और बहुत थोड़े टाइम में किए हुए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं। ये किस तरह से होता है कि इन्होंने अपने जितने भी स्टेप्स हैं ना वो सही तरह परफॉर्म किया हुआ है। नंबर 1 प्लानिंग अच्छी की हुई है, नंबर 2 इम्प्लीमेंट सही तरह किया हुआ है, नंबर 3 इवेल्यूएट करके अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक किया हुआ है। इस वजह से इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है विच इज़ हम पढ़ेंगे कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है एक ऐसा अनसर्टेन या अनप्लान इवेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉन्टीजेंसी एक और चीज़ ये होती है कि आपने एक प्लान बी बना के रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपने प्लानिंग की हुई है कि अगर आपकी कंडीशन फेवरेबल हो तो आपने किस तरह से डील करना है। क्योंकि आपको पता है कि फेवरेबल इवेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं तो उसकी वजह से कंपनी को सफ़र करना पड़ सकता है। तो अगर आपने पहले से ही एक प्लान बी बना के रखा हुआ होगा तो क्या होगा, फ़ायदा होगा। अगर आपका प्लान ए नहीं सही वर्क कर रहा तो आप प्लान बी की तरफ चले जाओ। ये अल्टरनेटिव्स होते हैं एक दूसरे के। और कॉन्टीजेंसी प्लान्स तब यूज़ होते हैं जब कोई अनफेवरेबल या अनसर्टेन इवेंट अकर हो गया है, दैन उस चीज़ को उसके साथ टैकल करने के लिए आप क्या करते हो, प्लान बी यूज़ करते हो और अपनी चीज़ों को ठीक करते हो। ठीक है, यहाँ पे एक और बात ये है कि बहुत दफ़ा क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं कि अनफेवरेबल इवेंट्स के लिए ही कॉन्टीजेंसी प्लान्स बनाती हैं। लेकिन अब जो स्मार्ट कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, जो मॉडर्न कंपनीज़ हैं वो जब अपनी स्ट्रेटजी या प्लान ए बनाती हैं ना उसी के साथ ही प्लान बी बना लेती हैं कि अगर हमारी ये वाली स्ट्रेटजी नहीं चली तो हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। वो अनफेवरेबल इवेंट का इंतज़ार नहीं करती, वो पहले से ही क्या करती हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी एडवांस में अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी बना के रख लेती हैं। इसके अलावा जाता है कॉन्टीजेंसी प्लान्स। यहाँ पे आ जाएगा कि अल्टरनेटिव प्लान्स होते हैं और ये इफ़ेक्ट करते हैं सर्टेन की इवेंट्स को और जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता। यही बात मैंने आपको बताई, कॉन्टीजेंसी का मतलब ही ये है कोई अनप्लान या अनसर्टेन इवेंट। लेकिन अगर आप लोग पहले से बना के रख लोगे तो आपके पास एक ये होगा कि आपके पास एक प्लान बी है, एक चीज़ वर्क नहीं कर रही है आप दूसरी चीज़ की तरफ स्विच हो जाओ स्टार्ट में। लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो सिर्फ अनसर्टेन इवेंट्स अगर होने पर ही कॉन्टीजेंसी प्लान्स को बनाती हैं और फिर उस टाइम पे बना के उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग ये है, आप लोग को पता होगा ऑडिटिंग एक चीज़ होती है जिसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग ने कहा हुआ है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि इवेल्यूएट करता है डिफरेंट आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह को, आपकी ऑडिटिंग रिपोर्ट्स वगैरह को। क्या होता है उसमें कि आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, उनको ऑडिट करते हैं। ऑडिट करके चेक करते हैं कहीं कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हुई हुई या कोई ऐसे इवेंट्स हैं जो कि नहीं बताए हुए कंपनी ने। इन सारी चीज़ों को जब वो रीचेक करते हैं तो उसको हम ऑडिटिंग कहते हैं। जैसे होता है अकाउंटिंग होता है, उसमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं गैप, जबकि जो अकाउंटिंग होता है उसका होता है जनरली एक्सेप्टेड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं हम GAASS से डिनोट करते हैं।
यहाँ पे एक और बात ये आ जाती है कि जो भी कंपनी होती है ना, उनको ऑडिटिंग करवानी मस्ट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि उसके बगैर जो है कंपनी नेक्स्ट मतलब जब तक उसको कोई भी ऑडिटर या स्पेशली बैंक्स जब तक ऑडिट ना करवा लें अपना, उनको नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं मिलती। और यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि आपने हर चीज़ को रिपोर्ट करना होता है अपने पास रिकॉर्ड करके, ताकि आप आगे जो भी इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हों तो आप उनको फेस कर सको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्टैंडर्ड IFRS। ये वो अथॉरिटी है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता है कि आपने बैलेंस शीट में क्या शो करना है, आपने इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज़ें शो करनी है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, क्या पैटर्न होगा। और ये चीज़ें जो हैं सारे कंट्रीज़ में शर्री होती हैं कि आपने अपनी स्टेटमेंट्स में कोई भी गलत चीज़ नहीं शो करनी, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, कोई भी मिस गाइडेंस नहीं शो करनी। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपने लॉस ही शो करना है अपनी स्टेटमेंट्स में। अगर आपको इनकम जनरेट हुई है तो आपने उतनी ही बतानी है जितनी आपको जनरेट हुई है, क्योंकि जब बैलेंस शीट वगैरह टैली होती हैं और चीज़ें सही नहीं आती तो ऑडिटर जो है आपसे प्रूफ्स मांगता है कि आपने अगर ये चीज़ लिखी है तो इसका प्रूफ्स दिखाएं, ठीक है। तो इस वजह से कंपनीज़ को एक पूरा एक बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए चलना होता है, ताकि जब ऑडिटिंग वगैरह हो वहाँ पे वो स्मूथली उस फेज़ को क्लियर कर सकें।